નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આપનો દોસ્ત પરેશ ભટ્ટ. પથદર્શક આ શ્રેણી અંતર્ગત દર અઠવાડિયે બે એવી વ્યક્તિઓને અમે તમારી સામે લઈને આવીએ છીએ કે જેમણે શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું છે, સમાજની અંદર એક નવું પોતાનું એક આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને એ આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એમણે સંઘર્ષ પણ કર્યો છે. દોસ્તો, આજે આપણી સાથે અમારા સ્ટુડિયોમાં આમંત્રણને માન આપીને પ્યોર સી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના ડાયરેક્ટર श्री हरि उन्नीथन हमारे साथ ज्वाइन किया है. हरि सर, आपका स्वागत है. नमस्कार सर. मिस्टर हरि उन्नीथन अहमदाबाद में करीबन 30 साल से रहते हैं और वो जब 12वीं कक्षा पास किया तब अपने नेटिव को छोड़ के अहमदाबाद को अपना नेटिव बना लिया. અને મિત્રો, માત્ર અમદાવાદમાં આવીને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનો સંઘર્ષ નથી કર્યો, પરંતુ એમણે પ્રગતિ કરવા માટે થઈને રાતને દિવસ સંઘર્ષ કર્યો છે. આજે આપણે મિસ્ટર હરિ ઉન્નીથન સર પાસેથી એમની સંઘર્ષ યાત્રા, સંઘર્ષ પછી મળેલા એમના સફળતાની यात्रा विषय थोड़ी बात करवी है. तो उन्नीथन सर, नमस्कार सर, आपका स्वागत है. नमस्कार, थैंक यू. सर, आज हम आपके साथ हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा को मिक्स करते हुए आपका ये इंटरव्यू करेंगे. सबसे पहले सर, हम आपसे कुछ जानना ये चाहते हैं कि सर, आपका जन्म से लेके आपने अपनी करियर की शुरुआत की, यानी कि आपका बचपन और आपका पढ़ाई का समय कैसा रहा, कहाँ पे हुआ, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड और इसमें कौन सी बाधाएं, कौन सी चैलेंजेस आई एंड आप वो चैलेंजेस से बाहर कैसे निकले. ओवर टू यू सर. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. अब मैं केरला में जन्म लिया है. केरला में कोल्लम करके जगह है, वहाँ पे बाय बर्थ हूँ और 12th स्टैंडर्ड तक, जब तक 12th स्टैंडर्ड पूरा होने के बाद गुजरात ने अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ और साथ में मैंने ग्रेजुएशन वहाँ पे भवंस कॉलेज इकोनॉमिक्स के ऊपर BA स्टडी भी कर ली. गुजरात आने का उद्देश्य यही था कि भाई कुछ डेवलप स्टेट में आए और कुछ नया करें. 87 और 90 के एज में केरला इतना डेवलप नहीं था जितना अभी है. गुजरात और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था और मेरा ब्रदर वहाँ रहते थे, तो उन्होंने समझा कि मुझे वहाँ ले जाए और कुछ डेवलपमेंट की ओर जाए. तो 87 में मैं अहमदाबाद में आया और भवंस कॉलेज में एडमिशन लिया इकोनॉमिक्स में. और मेरे फादर मदर सब केरला रहते थे और 2 सिस्टर वो भी केरला में रहते थे. मेरा सिर्फ ब्रदर अहमदाबाद में रहते थे और मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू की और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मली ये केरला से कोई भी आते हैं उनको एक स्टेनोग्राफर, वो टाइम में स्टेनोग्राफर चलता था 91 में, स्टेनोग्राफर या कोई MD का PA बनेगा, यही उनके लिए एक ड्रीम जॉब था. उसमें क्या एयर कंडीशन के अंदर बैठना होता है, कंफर्ट जोन में वो जॉब करेगा और 10 to 6:30 वाला जॉब होती है. उसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं होती है और सेफ होती है जॉब का. लेकिन मुझे पहले से जो सेफ जोन और कंफर्ट जोन पसंद नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ करना था जो डॉक्टर या CA से ज्यादा कमाई करे और ज्यादा इज्जत कमा लूं, ज्यादा ग्रोथ ले लूं. तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा लाइन पकड़े तो ये पॉसिबल है. सिंपल ग्रेजुएट को क्या मिलेगा, कोई स्पेशलाइजेशन तो ये नहीं. तो मैंने एक लाइन सोच कर रखा था जो जिसमें थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है लेकिन कमाई ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है, प्रमोशन ज्यादा है. एक MD का PA कभी भी MD नहीं बन सकता है, लेकिन एक सेल्स वाला MD बन सकता है. तो मैंने सेल्स लाइन पकड़ा है. तो सेल्स वाला मतलब एक सेल्समैन से अगर स्टार्ट करेगा, वो हो सकता है वो रीजनल मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट बने, CEO बने. तो ये लाइन, ये जो रास्ता है पैथ रेडी था और उसको लेने के लिए तैयारी भी था. और इस लाइन में कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि स्ट्रगलिंग ज्यादा है. ये सोच से मैंने करियर को चुना. जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर हरि उन्नीथन. सीधું ગણિત છે. વેર ધેર ઇઝ ચેલેન્જીસ, કોમ્પિટિશન આર લેસ. અને એવા જ પ્રકારની ચોઈસ એમણે કરી કે જેથી કરીને ત્યાં હરીફાઈ ઓછી છે, સંઘર્ષ ચોક્કસ વધારે છે,
પરંતુ મિત્રો, હંમેશા હું મારા લેક્ચર્સમાં કહેતો આવું છું કે જ્યાં પડકાર છે ત્યાં જ પરિવર્તન છે. વિધાઉટ ચેલેન્જીસ ધેર ઇઝ નો ચેન્જ ઇન ધ લાઈફ. તો આ વ્યક્તિના મનમાં પહેલેથી જ એવું નક્કી હતું કે મારે ડોક્ટર કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કમાઈ એના કરતા વધારે કમાવવું છે. અભ્યાસની અંદર સિમ્પલ ગ્રેજ્યુએટ હોય તો પછી અત્યારના સમયની અંદર આપણને નોકરી કઈ મળે, અને ફાઇનલી ही एक्सेप्टेड आई विल चैलेंज द चैलेंजेस. मैं पड़कार को पड़कार फेंक के पैसा कमाने वाला इंसान हूं. तो हरि सर, आप मुझे बताइए कि आपकी कारकिर्दी कैसे शुरू हुई, विच वॉज योर फर्स्ट कंपनी, और खास करके प्रश्न ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि सर आप साउथ इंडिया से आए थे, गुजरात में थे, कुछ सोशल बैरियर्स, कुछ लैंग्वेज के बैरियर्स, वो कुछ आपके सामने कैसे पड़कार लेके खड़े थे? ओवर टू यू सर. अभी चैलेंजेस तो बहुत सारे थे. एक तो लैंग्वेज का था, मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था और हिंदी और गुजराती बहुत वीक थे, और क्योंकि मैं मलयालम मीडियम में पढ़ा हूँ. तो सबसे पहले अगर ग्रेजुएशन का टाइम, ग्रेजुएशन का बाद अगर जॉब पे जाना है तो पहले सबसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, और ऊपर से लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी, स्पेशली लोकल लैंग्वेज गुजराती या हिंदी का परफेक्ट होना जरूरी है. इंग्लिश तो लोग समझेंगे नहीं, सेल्स लाइन में जाना है तो कोई भी इंटरव्यू में जाए तो सबसे पहले ये पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका लोकल लैंग्वेज तो आपका आता है नहीं, इंग्लिश से नहीं चलेगा. पब्लिक के पास जाए और कुछ बेचने का ट्राई करे तो वो लोग समझेंगे नहीं. तीसरी चैलेंज ये था, मेरे पास टू व्हीलर नहीं था तब वो टाइम में, सिर्फ एक साइकिल था. तो साइकिल तो चलेगा नहीं क्योंकि हर एक एरिया में जाना पड़ता है. तो इसको लेके कम से कम 17-18 इंटरव्यू मेरा हुआ है. मेरा कोई भी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो बहुत परेशान था. मैंने यही सोचा कि ट्राई करते रहेंगे, कोई ना कोई एक आदमी कन्विंस होगा. तो ऐसा करके लास्ट में यूरेका फोर्ब्स का एक इंटरव्यू चल रहा था वहां पे इनकम टैक्स सर्कल में. तो करीब 60-70 पीपल वर देयर, 70 से 75 लोग होंगे. वहां पे इंटरव्यू मैंने अटेंड किया. तो वहां पे भी सेम प्रॉब्लम हुआ. मिस्टर जयसवाल करके है, उन्होंने मेरे को पूछा, भाई योर इंग्लिश इज गुड पर हिंदी और गुजराती में क्या करेंगे, अपने को डोर टू डोर घर घर पे जाके बेचना है तो लोकल लैंग्वेज मस्ट है, और आपके पास व्हीकल भी नहीं है, मतलब कोई बाइक नहीं, कोई लूना नहीं, कुछ भी नहीं. तो इस पे मैं कुछ नहीं कर पाएगा. अगर मैं भी करेंगे मेरे बॉस अप्रूव नहीं करेंगे. तो उसको लेके लास्ट इंटरव्यू हुआ तो मेरे को जाने दिया, बोले जाओ आप इसमें कुछ कर नहीं सकता है. तो सबसे बड़ा चैलेंजेस वहां हुए, कहाँ पे स्टार्ट करें. तो फिर मैं घर चला गया. फिर सोचा भाई ये बहुत सारा ट्राई किया, इस बार और एक बार ट्राई करते हैं उनको बात करते हुए. दूसरा दिन वापस चला गया वहां पे. तो उन्होंने पूछा क्यों वापस क्यों आया तुम, क्योंकि मैंने कल मना किया था. तो मैंने उनको बोला एक काम करो सर कि मेरा लोकल लैंग्वेज वीक है, मेरे पास टू व्हीलर्स नहीं है, तो क्यों ना मैं आपको एक प्रपोजल करूं. कि तो बोला क्या प्रपोजल, तो आप मुझे अपॉइंट मत करो, एक हफ्ते का ट्रायल ले लो, मैं आपको लिख के दूंगा ताकि आपका बॉस की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो. सलाम है सर. एक हफ्ते का ट्रायल करो एक हफ्ते का ट्रायल करो, पसंद आए तो आप अपॉइंट कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल बी हैप्पी, मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा. तो उन्होंने बोला ठीक है आप लिख के दे दो, मैं बॉस से अप्रूवल लेके तुमको बुला लूंगा. और जिस तरह से मैंने उनको जो फॉलो अप किया है और कन्विंस करने की कोशिश की, उनको लगा इनमें गुण तो है कुछ, ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं. तो उन्होंने नेक्स्ट डे मेरा घर पे आदमी भेजा और मेरे को बुला लिया. तो मेरे को बोला अभी मैं थोड़ा कन्विंस हूँ, थोड़ा आपको करना है, अभी टू व्हीलर नहीं आपको चल के जाना पड़ेगा. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. मैंने उनको थैंक यू बोला और 2 दिन का ट्रेनिंग दिया और तीसरा दिन मेरे को फील्ड में भेजा. फील्ड में भेजते वक्त पहले पुराना जमाने में एक्वागार्ड था जिसमें 10-12 किलो का एक बैग होता था पीछे लटकाने वाला, कंधे पे लेके. उसमें क्या वो डेमो देना होता है, घर पे जाके वो पानी प्यूरिफाई करके दिखाओ, लोगों को पिलाओ, यही काम होता है. तो वो मेरे को लटका दिया, बोले जाओ आप शाम को, रात को 11 बजे हमारा मीटिंग होती है, फील्ड मीटिंग लो गार्डन में, वहां मिलते हैं. तो दोपहर को 12 बजे मैंने वहां से निकला इनकम टैक्स सर्कल से, सीधा नेहरू ब्रिज तक चल के आया. हर एक अजंदा एलोरा कॉम्प्लेक्स से लेके सारे कॉम्प्लेक्स नॉकिंग करते हैं, मतलब हमारे लैंग्वेज में नॉकिंग, कॉल्स करके आगे बढ़ा.
लास्ट में नेहरू ब्रिज क्रॉस की करके लेफ्ट गया, लाल दरवाजा में डिलाइट एक्सेसरीज था, आपको याद है तो डिलाइट एक्सेसरीज में पहला मेरा मीटिंग सक्सेसफुल हुआ। वहां पे डील क्लिक हुआ और पैसे भी ले लिया और फर्स्ट सेल क्लोज हो गया। ऐसा करके रात तक मैं चलता रहा। लास्ट लॉ गार्डन में कुछ सोसाइटीज नॉक करते गया और रात को 10 मेरा बंद हुआ और सीधा चलते चलते लॉ गार्डन पहुंचा। लॉ गार्डन में हमारा फील्ड मीटिंग होती है, वहां पे पहुंचा तो सर ने पूछा भाई क्या किया है, तो मैंने बोला 5 है मेरे पास। तो उन्होंने ये समझा कि 5 लोगों को मिले होंगे। तो मैंने अपने बैग से उठा के 3 कैश, उस दिन 4,990 रुपए का होता है, 3 कैश और 2 चेक हाथ में दिया। वो शॉक हो गया एकदम। तो उन्होंने फील्ड मीटिंग में सबका साथ घूम के बोला कि तुम लोग देखो, सीखो इससे। सबसे गुस्सा कर रहे थे, तब मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था क्या बोल रहा था वो। सबसे गुस्सा कर रहे थे, देखो अभी आज आया हुआ लड़का इतना 5 सेल लेके आ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं। ये सिर्फ माइंड में है और किसी में नहीं है। ये सब माइंड गेम है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो सब एक्सक्यूज है। अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो सक्सेस पीछे आएगा। ये फर्स्ट मेरा चैलेंज पूरा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अपॉइंट कर लिया। जुलाई 1 91 में मेरा जॉब स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। फर्स्ट मंथ 21 सेल्स किया, जो अहमदाबाद में उस टाइम में रिकॉर्ड होता था। दूसरा महीना 23 किया। तो हर महीने एक बढ़ाते गया, 41, 42, 43, 50 ऐसा करके आगे बढ़ा। और 2 साल में मेरा प्रमोशन हो गया, नेक्स्ट प्रमोशन। उसमें टोटल 7 साल काम किया। 7 साल नेशनल अवार्ड लिया है मैंने। बेस्ट सेल्समैन अवार्ड, बेस्ट ग्रुप लीडर अवार्ड, बेस्ट सुपरवाइजर, ऐसे 7 अवार्ड्स लिए हैं। हर साल जो अवार्ड से मेरा नाम आते थे, मुझे यूरेका फोर्ब्स का लिविंग लेजेंड कहते हैं। मेरे को आज की तारीख में लिविंग लेजेंड पूछेगा तो मेरा नाम है। क्या बात। तो क्या बात। ये मेरा करियर का थोड़ा शॉर्ट है। खूब सरस। दोस्तों, આકાશમાં કે પાણીમાં ક્યાંય કેડી નથી, આકાશમાં કે પાણીમાં ક્યાંય કેડી નથી, એનો અર્થ એ નથી કે ત્યાં કોઈ સફર ખેડી નથી. અમદાવાદ જેવા શહેરની અંદર બીજા સ્ટેટમાંથી લેંગ્વેજ બેરિયર, વાહન ન હોવા છતાંય પોતાની સફળતાને પોતાના ખિસ્સામાં મૂકવા માટેની હિંમત ધરાવતી વ્યક્તિ એટલે કે મિસ્ટર હરિ ઉન્નીથન સાથે આપણે આજે દીર્ઘ संवाद કરી રહ્યા છીએ. हरि सर, मुझे थोड़ा सा आगे वाली बात सुननी है कि सर आपके यूरेका फोर्ब्स में, जो यूरेका फोर्ब्स में आपने एक फाउंडेशन रखा, वही आज अपना खुद का बिजनेस है। लेकिन यूरेका फोर्ब्स के बाद आपने कौन सी इंडस्ट्री में काम किया और बाद में वो कौन सी घड़ी थी कि जिस घड़ी पे आपने खुद का अपना एक कंपनी चालू किया? वो सिचुएशन क्या था, वो घटना क्या थी? यूरेका फोर्ब्स छोड़ने के बाद हमें अगेन मैं कुछ अलग ही करता हूँ हर बार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पैसा तो कमा लिया, यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन से नहीं चलेगा, थोड़ा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। मेरा बचपन से एक इच्छा था कि मैं पेरेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना फॉरेन में जाकर पढ़ाई करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, वो बाद में भी हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो सारा पैसा इकट्ठा किया, करीब 10 लाख रुपए था, वो स्पेंड करके मैंने ऑस्ट्रेलिया MBA एडमिशन ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में जाके MBA करने का सोचा था, वो मैंने पैसा भर के ऑस्ट्रेलिया चला गया। 2 साल मैंने कंप्लीट वहाँ पे MBA किया। उसके बाद मुझे वहाँ सिटीजनशिप मिल रहा था, मैंने लिया नहीं, वापस घूम के आया। जो हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम करता था, मैं वापस आया। क्योंकि अगर आप चाहे तो अमेरिका, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री यहाँ अहमदाबाद में बना सकते हो। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं वापस आ गया MBA कंप्लीट करके। उसके बाद आइडिया सेल्यूलर में डायरेक्ट मार्केटिंग का हेड बना, वो 2 साल करीब वहां पे काम किया। उसके बाद इंश्योरेंस लाइन थोड़ा टफ ऐसा सुना था, तो और उस टाइम में नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे में वापस एक चैलेंज आया, भाई इंश्योरेंस बेच के देखते हैं, बहुत टफ बोलते हैं, लेकिन उसमें जाना चाहता हूँ। तो लोग अगेन सरप्राइज हुआ, आइडिया सेल्यूलर वाला ने ये बोला कि टेलीकॉम सबसे अच्छा लाइन है, तुम इंश्योरेंस में क्यों जा रहे हो, इतना टफ लाइन। मैंने बोला टफ लाइन है इसलिए मुझे जाना है। तो ऐसा करके मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में सेल्स मैनेजर, एज अ सेल्स मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मेरा करीब 7 साल का जर्नी स्टार्ट हुआ। उसमें बेस्ट सेल्स मैनेजर, करीब 3,75,000 इंसेंटिव लिया उसमें।
1 महीने में, तो वहां से मेरा वापस कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं लाखों के ऊपर इंसेंटिव ले सकता हूँ, कमा सकता हूँ। फिर सेल्स मैनेजर से एसोसिएट पार्टनर से पार्टनर, गांधीनगर ब्रांच मैंने शुरू किया। उस तरह से एक ब्रांच कैसे ऑपरेट करना है वो सीखने को मिला। लोगों से कैसे डील करना है विदाउट एम्प्लॉयमेंट, बिना लोगों को, एजेंसीज को रिक्रूट कैसे करना है, उसको डेवलप करना है, ब्रांच कैसे खोलना है, सारे लर्निंग मैंने वहां से ले ली। पैसा तो जरूर मिला है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर यहाँ थोड़ा सा हम विषय की जो हमारा है इससे थोड़ा सा अलग सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे खास करके गुजरात में लोगों को जब सेल्स की बात आती है ना तो बैक सीट पे बैठ जाते हैं, और या फिर मेरा ट्रेनिंग का काम है, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और मुझे पूछते हैं सर सेल्स के बगैर का कोई काम हो तो मुझे बताना। तो आज ऐसे युवा गुजरात को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा वही है तो सेल्स लाइन में है। सेल्स में बहुत पैसा है, रिकॉग्नाइजेशन है, रोज नई चैलेंजेस है, यानी कि वो जिंदगी जीने का एक मजा भी है। तो सर आप क्या उसको सलाह देना चाहेंगे युवा गुजरात को? व्हाट इज योर एडवाइस? अगर मैंने ऐसा शुरुआत में सोचा होता मैं एक एयर कंडीशन ऑफिस में कोई एमडी का पीए बन के स्टेनोग्राफर रहूं तो शायद मेरा 25-30 हजार 40 हजार से ज्यादा इनकम नहीं होता है, सबसे पहले। दूसरा, मैं कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था जो मैं बन चुका था, बराबर। तो एक दूसरा, पोजीशन भी और पैसा दोनों नहीं आ सकते। अब रही सेल्स की बात, सेल्स में चैलेंजेस है, रोज कस्टमर ढूंढना है, कस्टमर से मिलना है, या आप मैनेजर बने तो सेल्स वाले को मैनेज करना है। जहाँ चैलेंजेस है वहीं तो ग्रोथ है। ग्रोथ मीन्स प्रमोशंस, पोजीशंस, पैसा, सब कुछ है। और रही बात ऑफिस में बैठो तो सेम चैलेंजेस है, बाहर थोड़ा गर्मी में निकलना पड़ेगा, ठंडी में निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मल्टीनेशनल कंपनी में अपर मैनेजमेंट तक पहुंचेगा, लेकिन हुआ। वो पावर सेल्स का है, मेरा नहीं है। मैंने थोड़ा टाइम दिया, मेहनत किया, थोड़ा उसके पीछे ध्यान दिया, और कुछ नहीं है। लाइन जो सेल्स लाइन है उसी का पावर है। उसीलिए मैं सबको एनकरेज करूंगा कि सेल्स लाइन जरूर टफ है, लेकिन टफ लाइन में जाएगा तो आपका फ्यूचर फटाफट ऊपर आ जाएगा। तो सेल्स लाइन जरूर मैं हर किसी आदमी को प्रमोट करूंगा। सर आपने बहुत से लोगों को, आपका टॉप मैनेजमेंट पे आपने काम किया है, तो आपने बहुत सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू भी लिए होंगे, बहुत से लोगों का इंटरव्यू रोज बरोज की जिंदगी में लेते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई इंटरव्यू देने आता है तो आप कौन सी बारीकियां आप देखते हो कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये कौन सी क्वालिटीज आप देखते हो एज ए इंटरव्यूअर? सबसे पहले उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसकी ऑनेस्टी क्या है, उसका पेरेंट्स से क्या उसने सीखा, और उसके पास रोल मॉडल है कि नहीं, उसके पास एस्पिरेशन यानी उसका कोई लक्ष्य है कि नहीं लाइफ में, वो मैं चेक करता हूँ। उसका बाद मैं ये चेक करता हूँ उसका रोज का लाइफस्टाइल क्या है, उसका हैबिट क्या है, कितने बजे उठते हो, कितने बजे काम में जाते हो, उसका क्या स्टाइल है, उसका पास में कितना अचीवमेंट है, स्कूल लेवल में क्या अचीवमेंट है, कॉलेज लेवल में क्या अचीवमेंट है, सक्सेस टेस्ट कितने किए हैं उसने, और कितना परसिस्टेंस है उसमें, और बिजनेस का एटीट्यूड क्या है, बिजनेस एक्यूमेन इसको बोलते हैं, जिसको बिजनेस करने का तरीका क्या है उसका, वो पूरा मैं स्टडी करता हूँ। इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। वर्बली मैं उसको समझ लेता हूँ। उसके बाद रिस्क लेने की ताकत है कि नहीं, क्योंकि रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया, ऐसा है। तो रिस्क लेने का ताकत मैं देखता हूँ, और चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, फेलियर और सक्सेस का साथ जी पाए रहे वो भी देख लेता हूँ। एक कंपनी में करीब 5 से 7 साल का एवरेज अगर काम करते हैं तो उसके सक्सेस भी देखा होगा, फेलियर भी देखा होगा। तो ऐसा लोगों को मैं सेलेक्ट करता था जो हमेशा 5 साल या 7 साल एक ही कंपनी में काम किया है, प्रमोशन लिया है, सक्सेस लिया है, फेल्यूर लिया है। तो उसी आदमी को मैं सेलेक्ट करता था जिसमें मेरे को सक्सेसफुल आदमी मिलता था। बहुत खूब, बहुत खूब। सर अब हमारा मेन जो आज का इंटेंशन है वहां पे दोबारा आ जाते हैं। सर अभी आप जो काम कर रहे हैं उसकी, वो आपकी कंपनी क्या है, वो कंपनी में कितने क्लाइंट बेस है, इसके बारे में थोड़ा सा, व्हाट इज योर राइट नाउ, आपका कार्य क्षेत्र क्या है सर? अच्छा, अभी 2009 में मैंने जॉब छोड़ा था, तो अब ये सोचा था भाई बहुत बहुत काम कर चुका है लोगों के लिए और कंपनीज के लिए, बहुत नाम बनाया है, पैसा बनाया है,
लेकिन अब खुद के लिए थोड़ा टाइम आ गया कि नॉर्मली 40 के ऊपर जाते हैं तो यंग जनरेशन से ज्यादा काम करवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा अभी चलो खुद के लिए खुद का ब्रांड बनाते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट मेरा जो पैशन था पहले से, उसी लाइन में मैंने सोचा कि भाई कुछ चालू करूं हमारा बिजनेस। तो मैंने प्योरसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्च 31 को 2009 में मैंने स्टार्ट किया था। और जो डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर बनाते हैं और इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफायर्स, सीवेज ट्रीटमेंट ऐसे करके प्रोजेक्ट्स होती है जहाँ पे पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, उस लाइन में मैंने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ईयर मैंने जब जॉब स्टार्ट किया तो मैं अकेला, आई वाज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं ही स्टार्ट किया था। तो मैं ही सेल्स करता था, मैं ही ऑफिस संभालता था, मैं ही सीए के साथ कोऑर्डिनेट करता था, सब कुछ मैं ही करता था। धीरे धीरे स्टाफ को बढ़ाते गया। सेकंड ईयर में हम लोग 17 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया, क्योंकि हम ऐसे टीम काम करते थे और लोगों को साथ में लेके काम करते थे। हम इंसेंटिव सिस्टम रखे थे, हम फर्स्ट टाइम हमारी इंडस्ट्री में। और कैंड या यूरेका फॉब्स का जो डोमेस्टिक सेल्स होता था उतना हम सेल्स करते थे। तो इस तरह से जो मैंने सीखा इतना साल में कॉर्पोरेट में, वही मैंने किया है जो लोगों के साथ है। तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट एक नोबल प्रोफेशन है। लोगों को शुद्ध पानी पिलाना है, लोगों का फैक्ट्री में शुद्ध का पानी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, मशीन के लिए चाहिए, और इसमें एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों का ट्रस्ट आ रहा है। अच्छे ब्रांड्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। रेमंड्स ब्रांड है हमारे पास, अरविंद मिल है, ऐसी कंपनीज जहाँ पे हम पानी का ट्रीटमेंट करके देते हैं। आप जो स्वीट्स खाते हो, कंदोई स्वीट्स, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। उनका जो प्रोडक्ट्स हमारे से बनता है, एम्पायर बेकरी जो ब्रेड्स बनाता है, उनका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो हम उनको ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं। तो करीब 790 कॉर्पोरेट्स है जो हम ऑलरेडी इंगेज्ड है उनके साथ। और डोमेस्टिक है ना, घर का जो प्यूरिफिकेशन करीब 4000 कस्टमर है। तो आगे बढ़ते हमारा अभी पूरा इंडिया में हमारा ऑपरेशन है, फ्रेंचाइजीज है। अभी मैं केरला आया हुआ, मेरा यहाँ फ्रेंचाइजी को मैं यहाँ सपोर्ट करने आया। अभी कोरोना आया है तो फिर मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक भी ले लूं और मेरा फ्रेंचाइजी को सपोर्ट भी करूं। तो कोई भी आफत को अवसर में बदल के काम कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आपने करीबन 5000 क्लाइंट्स को अपना यानी कि आपने करीबन 5000 कंपनी या लोगों को अपने बिजनेस के साथ जोड़ दिया। तो सर, अब मुझे एक अलग सा सवाल पूछना है। बहुत पैसा कमा लिया, नाम भी कमा लिया, अब हरि उन्नीथन सर कौन सी दिशा में जा रहे हैं नाउ? अब आपका नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होगा, या फिर नेक्स्ट टारगेट क्या चल रहा है सर? नेक्स्ट टारगेट में अब कंपनी तो सक्सेसफुल बना दी है, चल रहा है। अब मैं अपना पीछे मेरा सन है, उनको मैं दे दूंगा। फ्यूचर का प्लान बता रहा हूँ। तो कंपनी तो सक्सेसफुल हो गया, लोगों का साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको मेंटेन करना है। मेरा लड़का है, केमिकल इंजीनियरिंग किया है उसने, सिर्फ इसके लिए तैयार किया है, उसको हैंडओवर करूंगा। मेरा एक थोड़ा सा पैशन, हॉबी थोड़ा पेंडिंग रखा था ये करियर का दौर में, वो है मेरा एक्टिंग और उस लाइन में जाने का था। वो पेंडिंग था, वो अभी धीरे धीरे उसका शुरू हुआ है और एक नया चैलेंज। एक्टिंग और फ्यूचर में प्रोडक्शन लाइन में जाना है, प्रोड्यूसर बनना है मेरे को। मलयालम मूवीज तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। तो ऑलरेडी मैंने एक फिल्म में एक्टिंग किया हुआ है। तो एक दो और मेरा कमिटमेंट है, वो करूंगा। उसके बाद मैं फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक दिन एक हिट पिक्चर बना के ही मैं रिटायरमेंट लूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। देखते हैं आगे क्या जाता है। इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी इवन, क्या वो आपको हम बड़े रुपेरी पर्दे के ऊपर देखेंगे, और हमारे चहेते एक जिस की ओर से हम इंस्पिरेशन लेते हैं उसको एक बड़े पर्दे पे देखना, ये भी हमारे आंखों का एक धन्य समय होगा। और हम इसके लिए वेट करेंगे कि सर आप कब मूवी लेके आए। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं मिस्टर हरि उन्नीथन। इंटरव्यू में क्या देखते हैं? वैल्यू सिस्टम देखते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है सर ने। यदि हमारे पास व्हीकल नहीं है, कोई बात नहीं, जज्बा होना चाहिए। और मैं बताता हूं युवा गुजरात को, दोस्तों, बहुत पैसा चाहिए तो सेल्स ही एक हमारे पास सॉल्यूशन है, और इसमें कोई हरीफाई नहीं होता है। बस सिर्फ
अपनी ईमानदारी से वैल्यू सिस्टम को साथ में रखते हुए काम करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सर, इसके अलावा और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, आप अभी अहमदाबाद में तो बहुत सी सोशल एक्टिविटीज भी करते हो, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज के साथ आप जुड़े हो जो जिसमें आपका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, जिसमें आपका इंटेंशन, आपका हेतु लोगों की सेवा करना है, वो कौन सी एक्टिविटीज है? तो 2009 में हमने जब बिजनेस चालू किया तो साथ साथ में ये भी सोच रहा था कि सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहिए। यस। तो हमने कुछ विलेजेस सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे टॉयलेट सिस्टम बहुत वीक होते थे, सैनिटाइजेशन वीक होते थे, क्लीन नहीं होते थे। स्वच्छ भारत अभियान तो अभी बना है, पहले हमने ऐसा सोचा कि स्वच्छ भारत अभियान का थोड़ा विलेज से थोड़ा कंट्रोल्ड विलेज में, जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, वहां से हम एक्टिविटी स्टार्ट करते थे। तो हमने अहमदाबाद का पास में पलौडिया विलेज में हमने 78 टॉयलेट बना के दिया है। एक आरओ सिस्टम हमने इंस्टॉल किया वहाँ पे, जिससे ऑटोमेटिकली सेंसर बेस्ड पानी मिलेगा लोगों को। वहाँ पे हार्ड वाटर होते थे, लोगों को पानी शुद्ध पीने नहीं मिलता था, तो पब्लिक के लिए हमने आउटलेट बहुत सारे बनाए हैं। वहाँ पे लोग जाके हाथ रखे तो पानी आ जाए, ऐसा सिस्टम बनाया था हमने। साथ साथ में लोग टॉयलेट खुले में करते थे, तो हमने ये सोचा कि भी ऐसा कोई टॉयलेट बना के देना चाहिए जिसमें लोगों को ऑटोमेटिक क्लीन हो जाए। लोग जाके क्लीन करे, वो पॉसिबल नहीं है, तो स्पेशली विलेज में क्या कोई ध्यान नहीं रखे। तो हमने ऐसा टॉयलेट बनाया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कोई इंडियन ने फर्स्ट टाइम ऐसा टॉयलेट बनाया जो आप जैसे दरवाजा खुलेगा तो फ्लैश होगा, आप जाके अपना काम करके बाहर निकलेगा तो वापस फ्लैश होगा, एकदम क्लीन रहेगा। ऑटो क्लीनिंग सिस्टम रखा है। और हमने ऐसा आरओ के साथ कनेक्ट किया, जो आरओ का रिजेक्टेड पानी टॉयलेट के ऊपर जो टंकी है उसके ऊपर चले जाएगा, इन रिजेक्टेड पानी को यूज करेगा, वो पानी से वो क्लीनिंग होगा। इससे ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम हुआ है, तो लोग आराम से जाते थे, आराम से आते थे और हमेशा क्लीन रहते थे। तो इसके लेके हमको गुजरात गवर्नमेंट का अप्रिसिएशन भी मिला, स्टेट जो इवन मोदी साहब को भी पता है हमने क्या किया, उन्होंने स्पेशली इन्वाइट किया था कि ये इनिशिएटिव हमने किया। उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कंपनी हमको CSR इनिशिएटिव में इन्वाइट किया, भाई आप एक करो, हम लोग पैसा देते हैं। तो हमने करीब 22 विलेज में ये एक्टिविटी किया है। बड़ौदा का आजू बाजू में आप देखेंगे तो बहुत सारे विलेजेस में हमारे आरओ प्लांट और टॉयलेट्स लगे हुए हैं। तो करीब समझो कि 30 से 40 हजार लोगों को हमने बेनिफिट दिया है। वाह, क्या बात है। बहुत गरीब थे और जिसको ये फैसिलिटी हमने दिया है, तो वो गर्व फील करता हूँ कि सोसाइटी में वापस है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जल संचय, પાણીનો બચાવ અને સાથે સાથે સ્વચ્છતા અભિયાન, આ બંનેને એક સાથે સિંક્રોનાઇઝ કરીને એક નવું જ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ઇન્ડિયા ટોયલેટ બનાવવાનો જશ શ્રી હરિ ઉન્નીથન સાહેબના નામે છે। દોસ્તો, ડેફિનેટલી કંઈક ક્રિએશન, રોજ નવું, સમાજને કેન્દ્રમાં રાખીને, સામાન્ય લોકોને કેન્દ્રમાં રાખીને સતત કામ કરતી વ્યક્તિ એટલે શ્રી હરિ ઉન્નીથન સાહેબ। साहेब, मुझे ये जानना है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कितने लोगों को आपकी वजह से घर में चूल्हा जल रहा है, कुछ कमाई हो रही है सर? तो करीब 35 डायरेक्ट एम्प्लॉयज है और इनडायरेक्टली सब मिला के देंगे 235 पीपल, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब मिला के 250 के आसपास लोग मेरे से बेनिफिट ले रहे हैं। क्या उसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज आ गया, कॉन्ट्राक्टर्स आ गए, सारे आ गए। दोस्तों, અગત્યની વાત આ છે, આપણે કમાઈએ છીએ એના બદલે આપણા માધ્યમથી બીજા કેટલું કમાઈ છે, એના જ્યારે આપણે ટાર્ગેટ્સ રાખીએ છીએ ને, ત્યારે ઓટોમેટિક આપણી કમાઈ ઈશ્વર આપણને વધારી દેતો હોય છે અને સમાજની અંદર આપણને પૈસાથી પણ ઉપર એક જે છે એ છે સુકૂન, અને આ સુકૂનથી મોટું આ દુનિયામાં કશું જ નથી, આવું વ્યક્તિગત મારું પણ માનવું છે। हरी साहब, अब हमारी ये जो पूरे गुजरात का जो एक युवा वर्ग है, वो आजकल, आप मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, सोशल मीडिया में बहुत फंस गया है। मैं सिर्फ गुजरात को नहीं, पूरे भारतवर्ष के, पूरी दुनिया के जितने भी युवान हैं, वो सोशल मीडिया में बहुत फंस गए हैं। मैं तो आजकल ये भी बोलता हूँ कि अभी प्रोग्रेस करना, प्रगति करना बहुत आसान है, क्योंकि 98% तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फंस गया है। हम यदि 2% में आ जाएंगे तो हमारा रोड तो खुला है। लेकिन ये सोशल मीडिया के बारे में
आप युवा गुजरात को क्या संदेशा देना चाहते हैं? सबसे पहले आप सक्सेसफुल बनो। सोशल मीडिया तो बाद में आप कर सकते हो, एक बार सक्सेसफुल हो तो सबसे ज्यादा आपको करियर पे फोकस करना चाहिए। अगर बहुत ही यंग है, अगर करियर का शुरुआत है तो सिर्फ आपको करियर को फोकस करना चाहिए। चैलेंजेस उठाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और आपको प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य तो टारगेट आप बनाओ कि मेरे को ये साल में इतना बनाना है पैसा और इतना पोजीशन में मुझे पहुंचना है, उसके लिए काम करो। सोशल मीडिया तो जस्ट आपका टाइम पास, उससे आपको कुछ पैसा मिलने वाला नहीं, कोई पोजीशन मिलने वाला नहीं। आपका जो टारगेट है, आपको सोचना है कि करियर में क्या बनना है। इसके लिए बड़े से बड़े चैलेंजेस लो, बड़े से बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको आप सक्सेसफुल करते जाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेस मिलेगा, फेलियर भी आएगा, लेकिन आप ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों, हम दीर्घ संवाद कर रहे हैं श्री हरि उन्नीथन सर के साथ। सर, अभी हमारे कार्यक्रम का सिर्फ लास्ट 5 मिनट बचा है। ये 5 मिनट में मैं आपको ऐसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न का जवाब आप एक शब्द में या फिर एक सेंटेंस में देंगे। दूसरी बात, यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो आप देना, जिसका जवाब आप देना नहीं चाहते हो, तो आप वो प्रश्न को पास भी कर सकते हैं। ये सवाल ऐसा है, जब भी कोई इंसान एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल या सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसके अंगत जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें लोगों को जानने का एक बहुत उत्सुकता रहती है। तो सबसे पहला सवाल है, सर आपकी हॉबी क्या है? हॉबी में जैसे आपने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स में मेरा बैडमिंटन और क्रिकेट हमेशा मेरा हॉबी रहा। स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और प्रोफेशनल्स में आपको पता है कि मीटिंग पीपल, लोगों को मिलना जो है पसंद है। एक्टिंग आपको मैंने बता दिया, एक्टिंग पसंद है। और फिल्म प्रोड्यूसिंग भी एक हॉबी है जो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। वो सब करना चाहता हूँ। जो हॉबी है वो सब प्रोफेशन में बदलना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात। सर, आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड हम लोग केरला का है तो ऑब्वियसली चावल और सांबार वगैरह बहुत पसंद करते हैं। वो घर का ही मैं प्रेफर करता हूँ, बाहर का नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत मिलावट है बाहर के खाने में। कॉमर्शियलाइजेशन, बिजनेस वाला मेंटालिटी हो गया खाने पीने में। तो चावल और सांबार बहुत फेवरेट है मेरा। क्या बात है। सर, आपका फेवरेट परिधान क्या है? अब अगर फ्री रहते हो, अगर घर पे हो या बाहर घूमने निकलते हो तो टी शर्ट जीन्स मेरा फेवरेट है। और जॉब पे है तो नॉर्मल सूट कोट, मतलब जो भी ब्लेजर के साथ जो है वो है, वो मेरा प्रेफरेबल ड्रेस रहती है। फ्री टाइम में जीन्स और टी शर्ट पसंद करता हूँ। बुक, मेरा जो करियर का शुरुआत में मैंने जो एक बुक पढ़ा है वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड, वो मेरा फर्स्ट बुक है जो मेरी एटीट्यूड को बदला और मुझे इंस्पिरेशन हमेशा दिया है। जब ऑस्ट्रेलिया से आदमी वापस आ सकते हैं तो वो बुक का पावर है, वो बुक का एटीट्यूड है, बुक का इंस्पिरेशन है। तो मेरा सबसे टॉप आज की तारीख में फेवरेट वही है। सर, पूरे दिन का ऐसा कौन सा समय है जिस समय पे आप बहुत खुश रहते हो? मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग 5 to 7 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर मी। और आई नॉर्मली क्या है कि 5 बजे उठ के जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है वो मिलता है। इसको अमृतम टाइम बोलते हैं। अमृतम क्या है, उसको कुछ बोलते हैं, ऐसा मूर्त टाइम बोलते हैं। सबसे अच्छा टाइम होती है सुबह 5 से लेके 7 बजे तक। हमेशा मेरा एंजॉयमेंट का टाइम रहता है, सबसे अच्छा टाइम है। सर, लास्ट क्वेश्चन। तो सर मुझे बताइए, आपको किसी का समकालीन होने का यदि मौका मिल जाए तो आप किसके समकालीन होना पसंद करेंगे? मुझे आर्टिस्ट बहुत पसंद है। मतलब कोई भी कलाकार होता है, कलाकार से बहुत मेरा इमोशनल कनेक्ट रहती है। तो साउथ इंडिया में केरला का एक बड़ा फेमस एक्टर है मोहनलाल। वो केरला का मलयालम मूवीज का फेमस एक्टर है। वो उनके साथ अगर मेरा मुलाकात हो तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हिंदी में बोलो तो अमिताभ बच्चन, अगर स्पोर्ट्स में बोलो तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसा पर्सनालिटीज। तो ये लोग स्पेशली एबल्ड है, मतलब स्पेशल एटीट्यूड वाले लोग हैं। तो उनके साथ अगर टाइम मिलेगा, नहीं मिला मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं सर, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके ड्रीम पूरे हो
और आपके साथ हम भी आपके साथ जुड़ जाए तो मोहनलाल जी से मिलना मेरा जिंदगी का एक सौभाग्य हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, हम अभी संवाद कर रहे थे मिस्टर हरि उन्नीथन, करीबन 250 लोगों के घर में, जिसकी वजह से आज चूल्हा जल रहा है। मोर देन 5000 क्लाइंट्स उसके साथ है। जब अपना केरला छोड़ के अहमदाबाद में आए तब सिर्फ 12वीं पास थे, ग्रेजुएशन किया, पैसा जमा करके ऑस्ट्रेलिया गए, पापा के पैसों से नहीं गए, खुद के पैसों से ऑस्ट्रेलिया जाके वहां से वापस आए, चल के कंधों पे करीबन 10 किलोग्राम का वजन लेके यूरिका फॉर्ब्स डोर टू डोर सेल करते हुए, जिसके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं था, ऐसे इंसान की एक संघर्ष यात्रा और सफलता की यात्रा के बारे में हमने बात की। उन्नीथन सर, हम आपके बहुत आभारी हैं और पूरा युवा गुजरात आपके साथ हमने जो ये वार्तालाप किया है इससे कुछ न कुछ प्रेरणा बिल्कुल लेगा। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू।